थोड़ी जिन्नी पीटी है मारी गली जैसे मशहूर गीतों के पंजाबी गायक, लेखक व अभिनेता दिलबाग सिंह ने बड़ी तेजी से अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कई प्राइवेट एल्बम बाजार में ला चुके हैं। उन्होंने सूटा लोखंडवाला, तन्वेश मनोरंजन और सारी तेरी बजाएंगे बैन हम जैसे सफलतम फिल्मों के लिए भी गीत गाए हैं। तो वहीं अब दिलबाग सिंह देश विदेश में 1500 म्यूजिकल कंसर्ट कर चुके हैं। कोविड महामारी के बाद दिलबाग सिंह कुछ बड़ी फिल्मों के लिए गीत गाए हैं जो बहुत जल्द बाजार में आने वाले हैं। अपने अब तक के करियर पर दिलबाग सिंह ने फिल्मी संगम चैनल पर खुलकर बातचीत की। दिलबाग सिंह जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे सबसे पहले था कि ये संगीत को जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली थी और कहाँ से लगा कि नहीं मुझे संगीत में ही जाना है? संगीत का मेरी फैमिली में ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। मेरे पापा को ऐसे गुनगुनाने का शौक था बिकॉज जो पुराने लोग थे वो लाहौर से थे। मेरे पापा पार्टीशन के बाद इंडिया आए तो पैदा वहाँ होता, लेकिन उनको गाने का गुनगुनाने का शौक था। पंजाब में वैसे सबको ही है ये शौक सभी कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, गाते हैं। तो पापा को गुनगुनाने का शौक था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था। बचपन से उनका हमने आवाज़ सुना। और लेकिन मेरी जो सिस्टर थी उन्होंने प्रॉपर म्यूजिक शुरू किया, गाना की भी अब मुझे सीखना भी है, मुझे कीर्तन भी करना है, तो वो उन्होंने किया म्यूजिक पूरा। और उसके बाद मेरे सिस्टर के बाद सिस्टर को साथ में एक तबला प्लेयर चाहिए था ताकि उनका रियाज हो सके। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे तबला सिखवाया मुझे कि मैं तबला बजाऊं साथ में बैठकर। तो मैंने तबला बजाना शुरू किया उनके साथ बैठकर। तो वो एक छोटा सा था कि मेरा टर्निंग थोड़ा म्यूजिक की तरफ हुआ। फिर स्कूल में कंपटीशन आए तो पढ़ाई में मैं ठीक ठाक ही था, बिल्कुल कोई ऐसा मेरा कोई बहुत बढ़िया पढ़ाई में नहीं था। तो उसकी वजह से मैंने बंक मारने के चक्कर में मैं म्यूजिक रूम में भाग जाता था कि म्यूजिक टीचर जो है हमारे वो हमें वो बुला लेते थे कि आप आओ तबला बजाओ, वीडियो गाना करो, पार्टिसिपेट करो किसी ना किसी चीज में। तो वो मैंने उसमें करना शुरू किया और वहां से मोड शुरू हुआ। लेकिन अचानक फिर हमें एक बार मैंने कंपटीशन लड़ा स्कूल में। उस कंपटीशन में मैं थर्ड आया। तो तब मैं 10th स्टैंडर्ड में था और मुझे प्रेयर में जैसे बुलाकर मुझे प्रिंसिपल ने दोबारा वो ट्रॉफी पकड़ाई। तो मेरी पूरे स्कूल को पता लग गया कि हमारे स्कूल में एक दिलबाग सिंह लड़का ये गाता है और इसकी वजह से हमें ट्रॉफी मिली है। तो वो मैं अचानक से उस शाम उस दोपहर में मैं फेमस हो गया अपने पूरे स्कूल में। तो मेरा दिल में ये आया कि ये तो काम ही बहुत अच्छा है, इसमें तो फेम है बड़ा। तो वो जो फेम था वो मेरे दिमाग में कहीं फंसा कि ये फेम चाहिए लाइफ में। तो उसके चक्कर में मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया और तब तक मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशनल बनाऊंगा। तो जैसे मैं 12th पास हुआ तो मैंने अपने फादर साहब को बताना चाहा, मैंने पहले अपनी मम्मी को बताया कि मैं जिस सिंगर बनना चाहता हूँ। तो मम्मी ने बोला कि अपने पापा को बोलो, क्योंकि घरों में यही होता है कि पापा जो है उनको बताना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने अपने पापा को बताया कि जी मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। तो बोले वो तो ठीक है बेटा, ये तो हॉबी है, अच्छी बात है, म्यूजिक होना चाहिए, गाना चाहिए, कोई बात नहीं, काम क्या करोगे, पढ़ाई क्या करोगे? तो मैंने बोला जी पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा जो मैं बोल रहा हूँ, मैं सिंगर ही बनूंगा, मैं सिंगर बन के शोज करूंगा, मैं सिंगर बन के बातें करूंगा, तो यही काम करूंगा, इसी से पैसे आएंगे। तो कहते हो कि बेटा ये तो ठीक है, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस के लोगों को क्या बताएंगे कि हमारा बेटा गाने गाता है? तो जैसे आप आज से अगर 15 साल पीछे जाएंगे तो इस काम को इतने अच्छी तरह नहीं देखा जाता था। वो सेम मेरे पापा ने भी उसी नजर से देखा। तो मैंने उनको बोला कि मैं यही काम करना चाहता हूं। तो मेरे फादर ने मुझे अलाउ किया कि 3 साल तो ये देता हूं। 3 साल में, क्योंकि मैंने 12th पास करी तो अभी मेरी बीए करने के 3 साल भी थे और वो भी थे। तो पापा ने बोला कि साथ में पढ़ाई करो, साथ में म्यूजिक करो, 3 साल में कुछ बन गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और कर लेना। तो वो अल्टीमेटम मेरे दिमाग में मुझे सेट कर दिया गया मेरा। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि अगर आपको यही म्यूजिक ही करना है, क्योंकि मुझे मम्मी को तो पता था पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उनको बोला कि उन्होंने कि अगर आपको यही करना है तो इसको बेटा अच्छे से 200% अपना देना ताकि इस काम में आपकी तरक्की हो सके। तो फिर मैंने ये म्यूजिक सीखना शुरू किया। किन किन लोगों से आपने संगीत की तालीम ली? संगीत की तालीम मैंने शुरू में तो अपनी सिस्टर से ली, जो क्योंकि हमारे घर में उसी को म्यूजिक आ रहा था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे जो शुरुआती दौर मुझे उन्होंने सिखाया। फिर हमारी स्कूल टीचर थी अमृत कौर मैडम, उन्होंने हमें सिखाया, म्यूजिक टीचर थी हमारी वो, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से सिखाया। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा मैच्योर हुआ, जब मैंने 12th के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये म्यूजिक सीखूंगा, तो अजमेर सिंह चंदन जी हैं, उनसे मैंने म्यूजिक सीखा। और उसके बाद अजमेर जी के जो है वो मेरे गुरु हैं मीका जी, उनके फादर साहब हैं, दलेर मनी साहब के फादर साहब हैं, तो उनसे मैंने म्यूजिक सीखा। फिर उसके बाद गुरु राजेंद्र सिंह जी हैं, उनसे मैंने सेमी क्लासिकल सीखा। तो बहुत ज़्यादा मैंने म्यूजिक नहीं सीखा,
क्योंकि मेरी एज जो थी, सीखने वाली जो एज होती है 8 9 10 साल की, उसके आगे बहुत आ चुका था मैं। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो उस शॉर्ट टाइम में मैंने शॉर्ट क्रैश कोर्स टाइप की म्यूजिक सीखा मैंने। और ये अपने आप में नई बात है कि क्रैश कोर्स म्यूजिक मैंने किया, और उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल बड़ा स्ट्रांग हुआ। मीका जी के साथ मैंने एज अ बैकअप वोकलिस्ट 5 साल काम किया, और कुछ सालों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने मुझे शुरू में 1 2 गाने गाने का मौका दिया कि आप शुरू में गाने गाओ, बिकॉज मैं उनका शागिर्द था, उनसे सीखा था। तो वो काफी प्रैक्टिकल मेरा स्ट्रांग हुआ, और उन्होंने वो मुझे म्यूजिक उनसे भी मैं सीखा। और वो जो मैं सीखा हूँ म्यूजिक, जो 3 गुरु अलग अलग स्टाइल का म्यूजिक, वही मेरे काम आया और आज तक वही चल रहा है। आपके तीनों ग्रुप की स्टाइल अलग रही है, आप किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं या किस स्टाइल में गाना पसंद करते हैं? मैं पर्सनली जो पसंद करता हूँ गाना, वो ये है कि आप मुझे कितना गाना आता है, इससे सामने वाले महफिल में या लोगों को जो लोग डांस करने हैं उनको कोई मतलब नहीं कि मुझे कितना गाना आता है। मुद्दा ये है कि मैं उनको एंटरटेन कैसे करता हूँ। तो वो जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है, आई लव दैट पार्ट ओनली, बिकॉज ज्यादा मुझे वही पसंद है। क्योंकि आप जब किसी को म्यूजिक के थ्रू आप उसका लेवल चेंज करके उसको जहां पर वो है वहां से ले जाकर कहीं और खड़ा करते हो, जहां वो किसी और जोन में होता है और एंटरटेन कर रहा था, अपने आप को नाच रहा था, गा रहा था, खुश होता है, तो वो जोन जो है वो बड़ी कमाल की जोन है। तो मुझे लगता है कि वो जिस जोन में मैं लोगों को लेके जाता हूं मैं अपने इस म्यूजिक के थ्रू, मुझे वो ज्यादा पसंद है। मुझे कितना गाना आता है, मेरे जैसे कई गाने वाले हैं, मुझसे बेहतर कई हजारों करोड़ों गाने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो काम मैं करता हूं, ये बहुत कम सिंगरों को पता है कि आपको कितना गाना आता है। ये जरूरी नहीं है, आपको गाना गाने के साथ लोगों को कैसे खुश करना है, कैसे उनको जोन अलग में लेके जाना है, ये ज्यादा जरूरी है। तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। जब आप लाइव शो करते हैं जी तो लोगों की पहचानना कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, जी, अपने आप को कैसे बदलते हैं उस वक्त? दादा मैं अभी 1500 से ऊपर शोज कर चुका हूँ। मेरा 11 साल का करियर है, तो 11 साल के करियर में मैंने 1500 से ऊपर शोज कर दिए हैं, और अभी रात को मैं करके आया हूँ दिल्ली शो। तो मुझे पहले 10 मिनट में समझ आया था कि ये लोग कितना डांस करेंगे और कब तक डांस करेंगे और कैसे गानों पर डांस करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया, जैसे आपका अपने काम में एक्सपीरियंस हो गया कि आपको पता है हाँ। कि इस सिंगर से क्या पूछना है, क्या बात करना है, इसका जवाब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो उसी एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे पता लगता है कि ये जो ऑडियंस मेरे सामने खड़ी है, इनको कितना मजा आ रहा है और इनको क्यों मजा नहीं आ रहा है, तो वो सब समझ लेता हूँ। और मैं 10 मिनट के अंदर ही उनकी नब्ज जो है वो पकड़ लेता हूँ और उनको अपने जोन में लेके आता हूँ। बस यही मेरी यूएसपी, इसी वजह से शायद मैं सस्टेन कर रहा हूँ बहुत लंबे समय से। अदरवाइज बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, गाने हिट देते हैं और अचानक आते हैं, अचानक निकल जाते हैं, पता नहीं लगता वो कहाँ चले गए। पर मुझे लगता है कि ये मेरी यूएसपी है कि मैं लोगों को उनकी जोन से निकाल कर वहां लेके जाता हूं जहां उनका दिल करे नाचने का, उनका दिल करे गाने का, उनका दिल करे डांस करने का, और अपने जो जिस प्रॉब्लम में भी है उसको भूलने का दिल करे। मुझे लगता है यही मेरी यूएसपी है, और इसी में मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, आपने जब पहले मीका जी के साथ किया, कई लोगों के साथ आपने गाया, उन लोगों ने गाने का मौका भी लिया। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से आपने पहला गाना कौन सा गाया था? वो किसी फिल्म के लिए था या शो के लिए था? मैंने आज से कुछ साल पहले मैंने अपना अलग बैंड शुरू किया मेरे नाम से, दिलबाग सिंह के नाम से। तो मेरा जो पहला शो था, वो पहला जो मुझे शो मिला, वो मुझे एक बेकरी शॉप की ओपनिंग मिली। अच्छा। जीके में, एक दिल्ली में एक जीके जगह है ग्रेटर क्लास, वहां की एक एम ब्लॉक मार्केट है बड़ी फेमस। उस मार्केट के में एक बेकरी शॉप की ओपनिंग थी और बीच में रोड था, इधर पार्क था, पार्क के कोने पे एक टेंट लगा हुआ छोटा सा। तो वहां लोगों की रोटी लगी है, जो उनके गेस्ट आ रहे हैं बेकरी शॉप में, जो इनवाइटी थे, बस उन्होंने आना है और आपको आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे गाना, ताकि लोगों का अट्रैक्शन बने कि यहाँ कुछ हुआ है नया। तो पहला मेरा शो वो था, और उस शो में मैंने लगभग 2.5-3 घंटे गाया। तो वो वहां से बहुत प्रेज हुआ। वो पहला शो था, इंडिपेंडेंट मेरा पहला शो था, और वहां से फिर मैंने काम, बहुत बड़े सारे शोज बुक होने शुरू हुए। ये तो मेरे शोज की शुरुआत हुई। और मेरा गाना जो आया, वो पहला इंडिपेंडेंट गाना मेरा ओ टीना था। तो ये गाना मेरे दोस्त ही थे, उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो भी मेरे फैन थे। उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी, MLM कंपनी थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग, रमनजीत सिंह रॉकी उनका नाम था, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो उनको मेरी परफॉर्मेंस बड़ी पसंद थी, उनको मेरा गाने का स्टाइल बड़ा पसंद था। तो उनको लगता था, मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं ऐसा हूं कि नहीं, पर उनको लगता था कि जब मैं खड़ा होता हूं, जब मैं गाना शुरू करता हूं, तो मैं लोगों को अट्रैक्ट करता हूं अपनी तरफ, लोग अट्रैक्ट होते हैं मेरी तरफ, ये उनको लगता था।
तो उन्होंने बोला कि आप अपनी एल्बम बनाओ। तो मैंने बोला सर पैसे तो है नहीं। उस जमाने में आज से 15 साल पहले गाना बनाने में तकरीबन 10-15 लाख रुपए लगता था। मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं काम तो कर रहा था लेकिन बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा था, शोज तो कर रहा था लेकिन बहुत कम पैसे थे। तो उस जमाने में उस रमनजीत सिंह रॉकी ने पैसा लगाया मेरे पर और मेरा पहला गाना निकाला ओ टीना। फिल्मों में गाना गाना कब से शुरू हुआ था और कौन सी पहली फिल्म थी? मेरी सबसे पहली जो फिल्म थी जिसमें मुझे गाने का मौका मिला वो था शूट आउट एट लोखंडवाला। उसमें गाना था गणपत चल दारूड़ा। उसका एक पार्ट इन द मुंबई ऑल ओवर इंडिया वी आर द बॉयज वी आर द बॉयज। तो ये गाना जब मिका जी ने दिल्ली में बनाया था तो ये वाला पार्ट सारा मैंने गाया था। आप अगर इस गाने को सुनेंगे तो उसमें 6 अलग अलग सिंगर अलग अलग स्टाइल में गा रहे हैं। तो वो 6 नहीं है, वो अकेला मैं ही था। अच्छा। तो मैंने 6 अलग अलग स्टाइल में गाना गाया कि एक जिसको गाना आता है, एक जिसको गाना नहीं आता, एक जो सुर में है, एक जो सुर में नहीं है, एक जो शराबी है, एक जो जिसको जो बिल्कुल रूठा हुआ है, अकड़ हुआ है वैसा, एक थोड़ा पंजाबी एक्सेंट वाला। तो ऐसे 6 आवाजें बनाकर वो मैंने गाना गाया था। वो लाइन गाई थी मैंने स्पेशली, वो लाइन। तो वो जब फिल्म में आने की बात हुई, यहाँ पर गाना बना, तो मुझे एक दिन कॉल आया। मैं दिल्ली में था अपने ग्राउंड में, मुझे याद है मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो मुझे फोन आया, हाँ क्या कर रहा है? मिका जी का मुझे फोन आया, क्या कर रहा है? मैं कहा जी मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तेरी टिकट करा दिया, 7:30 बजे की फ्लाइट लेके बॉम्बे आ जा। तो मैं कहा अच्छा जी आ जाता हूँ। और मैंने ये भी सोचा कि मैंने पूछा नहीं कि मुझे क्यों बुलाया। 3 बजे का टाइम था, 7:30 की मेरी फ्लाइट थी और मैं तैयार होकर अपना जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर नहा धोकर 4:15 4:30 मैंने एयरपोर्ट पहुंच गया। 7:30 की फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट पकड़े बॉम्बे आ गया। मैं जैसे ही आया मुझे यशराज स्टूडियो बुलाया कि यहाँ पर सीधा आ जाओ। मैं वहां गया, कहते ये लाइन दोबारा गा दे। तो मैंने वो लाइन गाई। मैं कहा पाजी ये फिल्म गाना फिल्म में आ रहा है? तो उन्होंने हाँ फिल्म में आ रहा भाई। कौन सी फिल्म में आ रहा है? कहते बताऊंगा पहले तू गा। तो मैंने गाया। तो वो जो उनके डायरेक्टर थे वो सारे वहां पर आए और मुझे सच में नहीं पता, किसी का भी नाम मुझे पता नहीं था कि ये कौन है ये कौन है। तो मैंने तो अपना पार्ट गाया। तो उन्होंने पहले ये गाना किसी से ट्राई करवाया था तो उनको वो वाली वाइब नहीं आई थी जो पहले मैंने गाई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे जैसे कंसोल, मैं अंदर स्टूडियो में था, कंसोल से उन्होंने बोला कि वैसा बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है आपको भाई। तो मैं कहा सर मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने वो गा दिया। तो वो जो 4-5 दिन से लगे थे वो मैंने आधे घंटे में गा दिया। आधे घंटे में गाया। उसके बाद मैं घर चला गया मिका जी के साथ में, पार्टी वार्टी करी, खाना वाना खाया। एक दिन बॉम्बे घूमे, दूसरे दिन घर चला गया। तो वो जब गाना आया तो वो बड़ा अच्छा गाना था और बड़ा पसंद आया लोगों को। लेकिन उसमें कहीं मेरा नाम मेंशन नहीं था कि मैंने ये गाना गाया, क्योंकि वो एक कोरस पार्ट था। मुझे तब तक ये नहीं पता कि ये कोरस पार्ट का नाम नहीं आता है। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, यार मैंने गाना गाया उसमें मेरा नाम क्या नहीं आया। पर मुझे बाद में समझ आया कि वो कोरस पार्ट है, कोरस पार्ट का नाम नहीं आता है कहीं पर भी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जर्नी चलती रही। तो मुझे एक चलो ड्राइवर मूवी आई थी, उसमें गाने का मौका मिला। पर वो गाना जब मैंने गा दिया, शूट हो गया, उसके बाद मुझे पता लगा कि आर्टिस्ट चेंज हो गया, किसी और से फाइनल गवा लिया गया। तो मुझे तो बड़ा फील हुआ कि यार ये तो मैंने गाना पूरा ही गाया था, इसमें क्यों नहीं मौका मिला। फिर जब मेरा थोड़ी जनी पीती हिट हुआ तो उसके बाद मुझे आरडीबी का फोन आया। जो आरडीबी है बहुत यूके के बहुत बड़ा बैंड है, उनका मुझे फोन आया कि वो मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। जब मैं इंग्लैंड गया था तो उनसे मैं मिला था, बड़ा अच्छा मेरा भाईचारा उनसे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप डांडिया शोज करते हो? मैं कहा हाँ जी करता हूँ। आप गुजरात में करते हो? मैं कहा हाँ जी करता हूँ। आपको थोड़ी बहुत गुजराती आती है? मैं कहा हाँ जी थोड़ी बहुत तो आती है। तो उन्होंने मुझे गाना भेज दिया कि ये गाना है, इसमें आपको ये वाला जो स्टैंजा है और ये जो हुक लाइन है इसको गुजराती में गा के हमें भेजो। अब ये टास्क था लेकिन मैंने मना नहीं किया। अगर मैं मना करता तो गाना मेरे हाथ से निकल जाता। तो मैंने बोला जी मैं 1 घंटे में गा के भेजता हूँ आपको। तो मैंने वो गाना लिया और वो गाने के लिए मैं स्टूडियो में गया। और मैंने एक दोस्त हमारे मेहुल भाई, यहाँ पर बॉम्बे में मेहुल भाई हमारे एक दोस्त है, उनको मैंने फोन किया कि मेहुल भाई एक काम है आपसे। वो गुजराती हैं। तो मैंने कहा कहते क्या काम है? मैंने कहा भाई ये एक गाना भेज रहा हूँ आपको मैं, इसका ना कन्वर्ट कर दो लिरिक्स को गुजराती में। मैं आपको हिंदी में बोल के बता रहा हूँ कि ये क्या है। तो मैंने वॉइस नोट भेजा, उन्होंने मुझे लिख के भेज दिया। तो मैंने उनको बोला कि इसका वॉइस नोट भेजो कि एक्सेंट कैसे यूज करना है, मुझे प्रोनाउंस कैसे करना मुझे पता होना चाहिए। तो उन्होंने वो भी मुझे बोलकर भेज दिया। तो मैंने स्टूडियो में एक कान से ये सुना, ऐसे बोला, मैंने वो गाना गाया। मैंने उनको भेजा दोबारा मेहुल भाई को कि मेहुल भाई सुनो ये मैंने करेक्ट गाया कि इसमें कुछ चेंजेस है। तो उन्होंने 2-3 चेंजेस मुझसे करवाए कि ये आपने यहाँ पर ऐसे बोल दिया, इसको ऐसे बोलना है। तो वो मैंने चेंज किए और 1 घंटे मैंने गाना गा के भेज दिया। वो गाना जब बन गया तो मुझे मेरा मेहनताना मिला, मुझे चेक दिया गया कि 1 लाख का चेक है, आप लो, ये आपने गाना गाया। तो मैंने बोला तो अभी
अकाउंट में डालूं, अपने अकाउंट में डालूंगा, सुबह कैश होगा और मैं कल तक शाम तक खत्म हो जाएगा। कहते फिर आपको क्या चाहिए? उनको लगा कि मेरी पैसे में और मांग रहा हूं। मैंने कहा भाई पैसा नहीं चाहिए मुझे, पर ये गाना आने के बाद हमें बताना पड़ेगा कि ये आवाज मेरी है, ये आवाज मेरी है। तो उन्होंने बोला फिर क्या किया जाए? मैं कुछ ऐसा किया जाए जिसमें लोगों को हम दिख जाए गाते हुए। तो उन्होंने बोला क्या आइडिया बताओ मुझे। तो मैंने उनको आइडिया बताया कि हम इस गाने का एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, उसमें कुछ पार्ट हम तन्नू बर्ड्स मनु टन मूवी के डालेंगे और इसको प्रमोशनल वीडियो बनाकर कंपनी को देंगे। और जो आनंद राय साहब है उनको आप ये सजेस्ट कीजिए कि ऐसा बनाए और ऐसा बन के वो वीडियो प्रमोशनल, उनको एक एडिशनल गाना वीडियो के साथ मिल जाएगा। आरडीबी को मेरा आइडिया पसंद आ गया। सूरज जो उनका भाई है सूरज, उसको मेरा आइडिया पसंद आया। तो उसने आनंद जी को फोन किया और आनंद जी ने ओके किया और उन्होंने हमें 3 दिन बाद का टाइम दिया कि मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर दिल्ली आएगा, आप इसको दिल्ली में शूट कर लो। बिकॉज हम तीनों दिल्ली में थे, आरडीबी भी दिल्ली में था, मैं भी दिल्ली में था। तो हमने वो दिल्ली के चांदनी चौक में वो गाना शूट किया और वो शूट करके वो लोग सुबह आए, शाम को अपना फुटेज लेके यहाँ पर आ गए। और फिर मुझे लगा कि मेरा पहले भी एक चलो ड्राइवर मूवी आई थी, उसमें मेरा गाना था, पता नहीं ये गाना अब फाइनल तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरा गाना आ रहा। और मैं उस दौरान भी मैं बहुत शोज करता था, बड़ा काम करता था। तो मैं थाईलैंड से लैंड हुआ इंडिया दिल्ली और मेरा दिल्ली शो था। मैं जाके होटल सुबह 10 बजे मैं लैंड होके 11 बजे के करीब मैं होटल पहुंचकर जाके सो गया कि मुझे सोना था क्योंकि मुझे शाम को फिर शो करना था दिल्ली में। तो मैं जाके सो गया। मैं उठा शाम को 4 बजे के करीब, मैंने देखा मेरे फोन पर 150 मिस्ड कॉलें और लगभग 2000 मेरे व्हाट्सएप के मैसेज मुझे बजे हुए। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, परले आ गई बार, मैंने पर्दे खोल के देखा क्या हुआ। तो मैंने देखा कि सबके मैसेज आए हुए हैं मुझे कि कंग्रेचुलेशन, तुम्हारा गाना आ रहा है, हम तुम्हें टीवी पे देख रहे हैं, तुम तन्नू बर्ड्स मनु टन में मूवी में आ गए हो, ये हो गया वो हो गया। और मैं भी बड़ा हैरान हूं। मैंने सबसे पहले टीवी चलाया कि मैं टीवी देखूं भाई सच में आया हूं कि नहीं आया हूं। फिर यूट्यूब खोल कर चेक किया तो बड़ी तसल्ली हुई गाने को। तो वो गाना मेरा जब आया तो वो उसमें भी एक किकबैक मुझे मिला और मेरा गाना बहुत अच्छा, मैंने लोगों को, मेरा फेस फिर से अच्छा लगा लोगों को और वो गाने में मेरा फेस रिकॉग्नाइज हो गया और ज्यादा। उसके बाद मैं फिर से फेमस हो गया। और आपने गाना गाया, गाना पॉपुलर हो गया जी, लेकिन जितनी फिल्मों में गाने मिलने उतने नहीं मिल पाए। मुझे इसके बाद एक बहुत बड़ी फिल्म मिली जी, शादी तेरी बजाएंगे हम बैंड, कॉमेडी मूवी। मेरे दोस्त इसके प्रोड्यूसर थे और मेरे दोस्त इसके डायरेक्टर थे। तो उनको ये मुझे कैरेक्टर दिया गया, मुझे एक सरदार का पंजाबी लड़के का रोल था। 3 दोस्तों की स्टोरी है। अब वो है फिल्म नेट पे भी है, कई जगह पर है, OTT प्लेटफॉर्म पे। तो वो मुझे फिल्म मिली। उस फिल्म में मैंने 2 गाने गाए। मेरा सौभाग्य है कि वो फिल्म का एक गाना मुझे दलेर मेहंदी साहब के साथ गाने को मिला और एक गाना मैंने आकाशा सिंह के साथ गाया। वो गाना फिल्म में आया और वो गाना फिल्म में आने के बाद मुझे कुछ गाने ऑफर हुए। वो गाने के लिए जब मुझे आना था बॉम्बे, तो उसी दौरान में ये कोविड आ गया। तो वो 2 साल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं की किसी के भी, 2020 और 2021। तो उस दौरान कुछ काम हुआ नहीं। तो उस काम ना होने की वजह से वो पॉज लग गया। तो अब मैं जब देखता हूं पीछे मुड़कर कि जो भी दुनिया में जितने बड़े लोग हैं उन्होंने जो भी अचीवमेंट 2020 कोविड से पहले करी थी वो सारी जीरो होगी। सबको दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ा। तो उसी स्टार्ट के साथ मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और भगवान ने चाहा, आपकी दुआएं रही और आपकी दुआएं रही तो मैं जरूर गाने गाऊंगा। और मैंने गाए भी हैं अभी कुछ गाने, भगवान की कृपा हुई फिर से वो, अगर किसी और ने नहीं गाए तो मैं जरूर गाऊंगा। मुझसे बीच में गाने गवाए भी गए, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों के गाने मुझसे गवाए गए और वो बहुत हिट हुए, बड़ी अच्छी कंपनी से आए, बड़ी अच्छी फिल्मों में आए। लेकिन फाइनली वही हुआ कि कंपनी ने अपना आर्टिस्ट बोला कि ये हमारा साइंड आर्टिस्ट है, इससे गवाओ गाना, हम इस दूसरे आर्टिस्ट से नहीं गवाएंगे। तो गाना चेंज हुआ। पर नेवर माइंड, अभी लाइफ खत्म नहीं हुई, अभी हम शुरू हुए हैं, अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और मुझे लगता है कि यही लाइफ है, चलते रहना चाहिए और मैं चलते जा रहा हूँ। जब किसी फिल्म के लिए गाना गाना होता है जी, तो सिर्फ आप लोग गाने पर ध्यान देते हैं या उसकी कहानी, उसके बैकग्राउंड को भी जानने की कोशिश करते हैं? जब भी फिल्म का गाना कोई हम गाते हैं तो कहानी हमें नहीं बताई जाती कि कहानी क्या है, सिचुएशन क्या है, ये नहीं बताया जाता, किसी को भी नहीं बताया जाता। अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े सिंगर ना हो या डायरेक्टर आपके दोस्त ना हो या प्रोड्यूसर आपके दोस्त ना हो या एक्टर बड़ा आपका दोस्त ना हो। अब सलमान खान की मूवी अगर होगी तो सलमान खान को स्टोरी पता होगी और सलमान खान का दोस्त गा रहा तो उसको भी स्टोरी पता होगी, सिचुएशन पता होगी। पर हम उस लेवल पे अभी नहीं है तो हमें नहीं बताया जाता कि सिचुएशन कौन सी है, फिल्म कौन सी है, एक्टर कौन से हैं, डायरेक्टर कौन से हैं, कौन से बैनर से आ रही है। तो गाना दिया जाता है कि ये गाना है, तो गाने को आपको पहले 15-20 बार सुनना होता है।
उसके बाद अगर आपका गला उस टाइम सेट है तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप बोल सकते हो कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। तो नॉर्मली मेरा स्टाइल ये है कि मैं गाना सुनता हूँ और उसकी डमी एक बार गा देता हूँ, डमी गाकर मैं अपने साथ ले जाता हूँ, जो मैंने गाया होता उसी को सुनता रहता हूँ और उसी को इम्प्रोवाइज करता हूँ। जब फाइनल डब करता हूँ तो उसी को और ठीक करके गा देता हूँ। तो हमें तो इतना शॉर्ट सा बताया जाता दादा। जब आप इंडिया में किसी स्टेज शो में गाते हैं जी। और जब विदेशों में गाते हैं, क्या फर्क महसूस होता है और किस ढंग के रिस्पांस होते हैं, अलग अलग फर्क क्या हो जाता है? जब आप विदेशों में गाना गाते हैं तो वहां लोग जल्दी कनेक्ट होते हैं, बिकॉज वो अपने देश को मिस कर रहे होते हैं। और जब हम देश में होते हैं, अपने जगह पर होते हैं, तो हम अपनी जगह पर हैं, अपने लोगों में हैं, तो लोग कनेक्ट होते हैं। पर मुझे लगता है बाहर के लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं, उनको ज्यादा मजा आता है कि वो उस एंटरटेनमेंट वाले पार्ट को, उस म्यूजिक को जो वो मिस कर रहे हैं वहां पर, वो उनके सामने होता है तो उनको अपना घर वाली फीलिंग आती है, तो उनका रिस्पॉन्स ज्यादा बेटर होता है। एक चीज और हो रही है कि हिंदी फिल्मों में जी। पंजाबी गाने बहुत डाले जा रहे हैं जी। इसकी क्या वजह है आपकी समझ में आई? मेरी समझ में ये एक तो पैन इंडिया, पैन वर्ड, आप पूरा वर्ड लगा लो, उसमें जो पंजाबी है वो, चाहे जरूरी नहीं कि वो सरदार है, पंजाबी होते हैं, वो हिंदू पंजाबी भी होते हैं, और वो नॉर्थ इंडियन तो टोटली सारे पंजाबी। अगर आप यूपी में जाके पंजाबी में बात करोगे लोगों को समझ आती है बात आपकी। तो जो पंजाबी लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो पंजाबियों का तो वैसे ही फेमस है कि घर में एक बच्चा तो बाहर जाना चाहिए, तो वो बाहर जाके बसे हैं, वहां फैमिलियां बनी हुई है, तो पूरे वर्ल्ड में उनका बड़ा इम्पैक्ट है, म्यूजिकली भी और फाइनेंशियली भी बड़ा इम्पैक्ट है हर लाइन के ऊपर। तो अभी जो गाने फिल्मों में आते हैं उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि आपकी ऑडियंस बहुत बढ़ जाती है अगर आपको पंजाबी गाना डालते हो, क्योंकि हिंदी फिल्म तो है, हिंदी लोग तो उसको देखने आएंगे, पर अगर आप पंजाबी गाना डालेंगे तो पंजाबी लोग भी देखने आएंगे हिंदी फिल्म को, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है कि पहले जो करेक्टर डाले जाते थे पंजाबी में वो बड़े फनी, उनका करेक्टर बड़ा अजीब दिखाया जाता था कि ट्रक ड्राइवर दिखा दिया और बादशाह की कर रहे हो, गंदा गंदा पंजाबी बोलते थे, तो वो पंजाबी लगते नहीं थे, वो ऐसा लगता था कि जबरदस्ती डाला हुआ है, पुश किया हुआ है। अभी जो करेक्टर है पंजाबी के दिए जाते हैं वो टोटली दिल्ली को, पंजाब को माइंड में रख के बनाए जाते हैं, तो अभी ज्यादा अच्छा हो गया। और गाने इसलिए हिट होते हैं क्योंकि गाने पंजाबी का मैंने जैसे बोला, लफ्ज, बीट, ढोल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो बड़ा कैची है, वो बड़ा पैपी है, तो इजीली आप उस पर डांस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप, आई लव साउथ इंडियन म्यूजिक, आप साउथ इंडियन म्यूजिक आप सुनेंगे उसमें बहुत मुर्कियां, ताने, बहुत मतलब रिदम में बहुत तिरगटे हैं, बहुत तोड़े, बड़ा आड़ा सा म्यूजिक बनाया जाता है, क्योंकि उनको म्यूजिक की बहुत ज्यादा समझ है। समझ नॉर्थ इंडियन को भी है, लेकिन नॉर्थ इंडियन ने वही चीज पकड़ी कि एंटरटेन कैसे करना है, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, तो वो एंटरटेनमेंट वाली जो भाषा है वो, उसकी वजह से पंजाबी म्यूजिक ज्यादा हिट है। मुझे पता चला कि आप खुद गीत भी लिखते हैं, तो ये लिखना कब से शुरू किया था आपने? लिखना मैंने जब शुरू किया था तो वो मुझे पता चला नहीं कब लिखा। एक्चुअली मेरे एक दोस्त थे, हमारे दूरदर्शन में गाने आते थे, तो वो मुझे बोलते थे कि ऐसे, पहला उन्होंने मुझे गाना पूरा करना था, तो सबसे पहले मुझे मीका जी ने गाना दिया था अपना कि ये गाना का एक अंतरा तुम लिख दो, तो कि मैं उनके साथ काम करता था, उनका शागिर्द हूँ, उनसे सीखा हूँ, तो वो टास्क देते थे हमें कि एज अ एग्जाम कि ये लो ये गाना है, इसका एक अंतरा लिखो आगे तुम, ये गाने की फील ये, तो आपको अंतरे लिखने, आगे लाइनिंग राइमिंग बनानी है। तो वहां से मेरा ये शुरू हुआ शौक, तो कुछ गाने मैंने उनके लिखे। फिर उसके बाद हमारे वो दोस्त थे, एक मतवाला जी नाम था उनका दूरदर्शन में कोई प्रोग्राम आता था, तो वहां से उनको पैसे मिलते थे, तो उनको पता लगा कि मैं भी लिखता हूँ, तो मुझे उसका छोटा भाई मेरा दोस्त था, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं गाने लिखवाने, कुछ आप लिख दो। मैं कहा भाई मुझे तो आता नहीं, तो उन्होंने मुझे पैसे ऑफर कर दिए कि आपको मैं पैसे दूंगा इसके। तो उस टाइम उन्होंने, मुझे याद है कि मुझे 1000 रुपया मुझे गाना लिखने का दिया। तो सुबह वो 11 बजे मुझे घर आ जाते थे, 10 बजे मैं उठता था, वो 11 बजे मेरे पास आ जाते थे और मुझे कहते थे कि गाना लिखो, और चाय मेरे साथ पीते थे और दोपहर तक बैठे थे, 3-4 गाने लिखवाते थे। और जिस दिन मेरा काम नहीं है, मेरे शोज नहीं है मेरे पास, तो 3-4 हजार की इनकम हो जाती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो काम भी बहुत बढ़िया है, पैसे भी आ रहे हैं। तो वो मैंने ऐसे बहुत सारे गीत लिखे जिसमें मेरा नाम नहीं आया कहीं पर भी, पर गाने मैंने लिखे। फिर उसके बाद एक गाना था, उन्हीं का एक गाना था, समथिंग समथिंग मेरी जान, जो मीका जी ने गाया। उसके 2 अंतरे जो थे वो मैंने लिखे, मतलब एक तो पूरा ही मैंने लिखा, एक की कुछ लाइनें मैंने लिखी, स्थाई जो थी वो उनकी थी।
तो वो पूरा गाना लिखा, तो उन्होंने मुझसे डब करवा लिया दूरदर्शन के लिए कि आप ही गाना लिखा, आप ही गा दो। तो मैंने वो गाना डब भी कर दिया, पर वो मिक्का जी को गाना पसंद आ गया। वो मेरे गुरु थे, वो बोले कि तू ये गाना मुझे दे, ये गाना मैं गाऊंगा। मैं कहा जी गुरु हैं, अब गुरु को तो हमारे में सिखाया गुरु दक्षिणा मांगी जाए तो अंगूठा भी काट के दो। तो गाना था एक, तो मैंने कहा जैसे आप बोलो। तो उन्होंने गाना वो गाया, वो गाना बड़ा हिट हुआ। फिर अभी मैंने पीछे एक शो देखा था, जी पे वो शो आया था, उसमें वो रियलिटी शो में मिका जी ने बताया कि ये मेरे चेला है दिलबाग, उसका गाना है। उससे गाना मैंने छीन लिया था। तो ये थैंक यू दिलबाग फॉर दिस लव। और बस वो एप्रिशिएशन मिला सर, वो वहीं से अपना बस चल पड़ा। तो गाने लिखते रहे। अभी भी मैं गाने लिखता हूँ। अभी मैं कुछ गाने जो मेरे आए हैं उनमें कुछ, जैसे थोड़ी जनी पित्ती मेरा गाना बड़ा हिट है, वो सारा गाना मैंने लिखा है। उसका जो रीमेक स्टाइल था वो भी मेरा ब्रेन था कि हमें ऐसा बनाना गाना। तो ऐसे गाने बस भगवान ने दे दिया, हम चलते रहे। जब अपने लिखे हुए गाना गाते हैं उसमें, और जब किसी दूसरे के लिखे हुए गाने को गाते हैं, कहाँ आपको ज़्यादा आसान हो जाता है? देखिए आसान तो अपना गाना गाना ही है, क्योंकि मैंने लिखा है, मुझे उसका भाव पता है, उसका फील पता है मुझे। पर जब दूसरे का गाना आप गाते हो तो उसमें आपको अपने कैलिबर के बारे में समझ आता है कि आपका ब्रेन कितनी जल्दी सामने वाले की वाइब को कैच करता है, और आप उसकी फ्रिक्वेंसी में कैसे मैच करके जो वो चाहता है आप उसको डिलीवर करते हो। तो मुझे दोनों में बहुत मजा आता है। आसान मेरा वाला ये जो आपने खुद लिखा है, जो आपने अपने हाथों से लिखा है, उसको पढ़ना ज्यादा आसान होता है। जो किसी ने लिखा है उसको पढ़ना भी मुश्किल होता है। तो गाना तो और मुश्किल काम है, क्योंकि उसने उसके गले में उसकी अपनी एक स्टाइल है, उसकी अपनी एक मुर्की है। तो उन्होंने उस स्टाइल में अपने गाने को गाया है। तो आपको अपने स्टाइल में वो गाना गाना है, तो वो ऑलवेज मुश्किल है, लेकिन मजा उसमें बहुत ज्यादा है। संगीत के रियाज को कितना समय देते हैं आप? अभी संगीत का रियाज जो मेरा वो ऐसा नहीं हो पाता कि मैं स्पेशली रोज बाजा निकाल के हारमोनियम निकाल के बैठूं। अब जो मेरा रियाज है वो चलते फिरते होता है, क्योंकि डिजिटल जमाना हो गया है। पहले तो आपको संगीत में तानपुरा ऑन करना, बाजा लेके बैठना पड़ता था, गुरुओं के साथ बैठना पड़ता था। तो वो जमाना काफी पीछे छूट गया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है कि वो छूट गया। लेकिन अभी जो मैं रियाज करता हूँ, वो मेरे शोज बहुत होते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम अपने काम में बहुत बिजी हैं, जिसके लिए मुझे भगवान ने नीचे भेजा है। मैं वो काम बड़ा शिद्दत से करता हूँ, बड़ी रूह से करता हूँ। उसमें भी 2.5-3 घंटे गाना पड़ता है, तो उसी में बहुत रियाज हो जाता है। और अगर कभी टाइम मिल जाए, भगवान की दया से कभी टाइम थोड़ा सा मिल जाए, जैसे लॉकडाउन में बहुत टाइम मिला था मुझे रियाज करने का, तो उस दिनों में मैंने प्रॉपर बजाना शुरू किया हारमोनियम। उन दिनों में मुझे याद है मैंने तुम्बी इंस्ट्रूमेंट भी शुरू किया था, वो भी माउथ ऑर्गन भी शुरू किया मैंने बजाना सीखना। तो वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल लिया, सरगम तो एटलीस्ट निकाल ली थी मैंने उसमें। तो सारे गामा पामा कर लेगा रस्ते में, तो वो तो मैंने कर ही लिया। बस उसमें ही ज्यादा रियाज हुआ, उसके बाद रियाज हो नहीं पाया, इसका बहुत अफसोस है। लेकिन मुझे जब भी गाड़ी में टाइम मिलता है या चलते फिरते ट्रैवल करते हुए, तो मैं अपना तानपुर ऑन करता हूँ। तो मेरे गुरु थे अजमेर सिंह चंदन जी, जो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी कि अगर आपको गाने का मौका ना मिले तो आप सुनना जरूर, सुनना मत बंद करना। म्यूजिक तो चलता रहना चाहिए, म्यूजिक सारी उम्र। तो आप सुनते रहोगे, उससे भी म्यूजिक का आपका ब्रेन, आपकी वोकैबुलरी, आपका स्टाइल ऑफ सिंगिंग, आपका अंदर से जो ब्रेन जो अच्छा सुनता है वो अच्छा गा पाता है। ये मेरे गुरुजी बोलते थे अजमेर सिंह जी कि जो अच्छा सुनता है महाराज वही अच्छा गाता है। अच्छा सुनना मत बंद करना। तो वो अच्छा सुनता रहता हूँ मैं आज भी। कोई अच्छा गाना आता है किसी यंगस्टर का हो या किसी पुराने का हो, मैं सुनता हूँ। तो वो इसी में रियाज होता है सर। हर कलाकार की ख्वाहिश होती है कि जब वो परफॉर्म कर रहा हो तो सामने बैठे इंसान का ध्यान उसकी तरफ हो जी। लेकिन अक्सर कॉर्पोरेट शो हो या बहुत से शो होते हैं जहां लोग सामने वाला गाना गा रहा होता है गायक जी, वो लोग खाना खा रहे हैं कुछ करते हैं, उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होती? भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे शो पे ऐसा कभी नहीं हुआ। और नॉर्मली ऐसा होता है, यस आई एग्री कि ऐसा होता, लोग निकल जाते हैं। तो लेकिन यही एक आर्टिस्ट की आर्ट है कि आपको अपनी जगह पर खड़े होकर उनको कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, कि वो भीड़ जो खाना खाने में या और जगह पे मशरूफ हो गई है, बिजी हो गई है, उसको कैसे घेर कर आपको लेकर आना है वापस, और सामने आपको अपने अपने रंग में रंगना है। तो यही एक आर्ट है जो मुझे लगता है कि सभी आर्टिस्ट को सीखना चाहिए। गाना आपको आना जरूरी है, पर ये आर्ट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको अगर स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, तो आपको गुड एंटरटेनर और गुड परफॉर्मर होना बड़ा जरूरी, ताकि लोग आपको आकर देखें, आपको वॉच करें और आपके रंग में रंग जाए। तो ये टास्क है।
तो भगवान की बड़ी कृपा है, आज तक कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे शो पे लोगों ने एंजॉय ना किया हो। आप अभिनेता भी हैं, गीतकार भी हैं, गायक भी हैं, जी, इसके बाद की क्या योजना है? अभिनेता तो मुझे तुक्के से एक फिल्म मिली है वो भी मैंने आप समाज चखा है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत। उसमें राजपाल यादव जी ने मुझे बहुत प्रेज किया और उन्होंने मुझे बोला कि जैसे आप हो, जैसे आप बात करते हो, जैसे आपका कैरेक्टर अपना है, इसी को लेके चलना, यही नेचुरल एक्टिंग है। अगर आप कुछ किसी को फॉलो करना करके अपने अंदर डालेंगे तो कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी की वैल्यू हमेशा कम होती है, जीरोक्स की, ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो वो राजपाल यादव जी की बात मेरे जहन में बैठ गई अच्छे से, क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है, अपने काम के महारथी हैं वो। तो उनका जो ये सीख थी, ये मेरे काम आई पूरी फिल्म में। जब हमारी पहली सेटिंग में उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि जब हम डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो आप हो, जिस कैरेक्टर में हो, उसी में रहिए, आप ज्यादा एंजॉय करेंगे और ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। अगर आप किसी को ब्रेन में डालेंगे कि वो ऐसा है या वो वैसा, तो आप फंस जाओगे, वो मत करना। तो उसी को लेके चले तो आगे मजा आया और फिल्म अच्छी गई और संगीत, अपना गाना, शोज चल रहे हैं और ये भी सब चल रहा है। और आई बिलीव इन डेस्टिनी, तो डेस्टिनी जहां जहां लेके जाती है, आप वहां ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। जहां पर आपका दानापन लिखा है, जहां से आपका आना या जाना लिखा है, वहां आप पहुंच जाओगे अपने आप। तो डेस्टिनी जहां लेके जाएगी मैं चल पड़ूंगा, बिकॉज आई बिलीव इन कीप वॉकिंग। लोग पीते हैं दारू, उस पर लिखा होता है कीप वॉकिंग, पढ़ते नहीं है उसका मतलब यह है कि चलते रहना चाहिए। पीते भी रहो, एंजॉय करते रहो लाइफ को, लेकिन चलते रहो, चलते चलते एंजॉय करो। तो ये जर्नी है लाइफ साथ, तो ये जर्नी में चल रहे हैं, चलते चलते एंजॉय कर रहे हैं, जहां जहां भगवान लेके जाएगा चलते जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे। फिल्मी संगम चैनल पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।